हेलो माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो NCERT की जो साइंस के चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेगी। और उस डिटेल स्टडी के लिए हमें एक चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब ये ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू का मतलब है 4 चीज़ें जानना उस चैप्टर के बारे में। नंबर 1, क्या हम उस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंटेलेक्चुअली तैयार हैं? क्या हमारी प्रायर नॉलेज इनफ है उस चैप्टर को डील करने के लिए? अगर नहीं है तो पहले हमें अपनी प्रायर नॉलेज को सुधारना होगा। उसके बाद में हमें ये जानना होगा कि उस चैप्टर में कोर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, उस चैप्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, प्लस उस चैप्टर में नुएंसेस कैसे हैं। मतलब नुएंसेस का मतलब होता है बारीकियाँ। अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ की बारीकियों में जाना, नुएंसेस में जाना, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, जब चारों चीज़ें मिलती है तब एक प्रॉपर लर्निंग क्रिएट होती है। हम हर तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग या कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएशन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर हम कुछ एक नया अपने आइडिया से क्रिएट कर सके कोई एक चैप्टर को पढ़कर। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमने सिलेक्ट किया है क्लास 8th की NCERT बुक से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या है, मतलब क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या प्रायर नॉलेज होनी चाहिए और क्या कोर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए और कौन से नुएंसेस होने चाहिए। तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं प्रायर नॉलेज की, तो प्रायर नॉलेज में हमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। यू रिमेंबर, हमने क्लास 4th, 5th, 6th, 7th में पढ़ा हुआ है, तो वो हमें आना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल, जो शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होती है। यस। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर बारे में थोड़ा सी बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिकम्पोजर्स की कैटेगरी होती है जो डेड एंड डीके को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये प्रायर नॉलेज तो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से आपको कुछ में परेशानी है तो आप फिर से उस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स की। इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टेप्स बेसिकली 7 स्टेप्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। उसकी एप्लीकेशन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम कहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते, इसकी नॉलेज को अप्लाई कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे फ़ील होता है और जो टीचर्स को भी ये समझाना होगा स्टूडेंट्स को कि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम इस चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर की जो नॉलेज है, हम अपनी वैल्यू बिल्डिंग में यूज़ कर सकें। हम रिस्पेक्ट कर सकें उन फार्मर्स की, उस फूड की जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना। कितनी मेहनत से बनते हैं, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है। हम इसके आगे और एक स्टेप बढ़कर हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जान सकते हैं। हम इसकी विस्तार में चर्चा भी करेंगे। हम हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर में अपनी इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर और कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पसंद आता है और वो नुएंसेस में जाना चाहते हैं, वो थोड़ा और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है,
यस, क्या क्या रिसर्च हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री में या वर्ल्ड लेवल में, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में वो जान सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ के बारे में जान सकते हैं। ये चैप्टर्स में इंक्लूडेड एज सच नहीं है, बट यस आप इनके बारे में जान सकते हैं। क्लास 8th में भी आप थोड़ा सा डीप स्टडी करके अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर बात करता है क्रॉप्स की, उनकी प्रोडक्शन की और उनके मैनेजमेंट की। हम एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बात करी है वो है प्लांट्स के बारे में। हमने देखा है हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड, हाउ दे ग्रो, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ देयर ग्रोथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट क्रॉप्स, तो क्रॉप्स और प्लांट्स क्या एक है? ये जानने के लिए हमें अपने गार्डन में, अपने पॉट्स में देखना होगा। तो जो गार्डन में और पॉट्स में जो हम छोटे पैमाने पर ग्रो करते हैं, 1 या 2 या 10 प्लांट्स, वो प्लांट्स कह सकते हैं हम उनको। लेकिन जब वही प्लांट्स लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं वन प्लेस पर फॉर आर बेनिफिट, okay, and they are of same kind, then the same plants can be called as crops. The crops are those plants which are being cultivated at one place on a large scale. Okay, for example wheat, rice. अगर wheat मैं एक छोटे से pot में grow कर दूँ तो I am not growing crops, I am just growing plants of wheat in the pot. But if I am growing the wheat in a large farm, then that wheat will be called as wheat crop. इसको हम एक छोटे से वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं इस सर्कल की बात करूं और उसमें एक छोटा सा और सर्कल बना दूं, आई होप आप सबको वेन डायग्राम्स के बारे में पता होगा। अगर हम प्लांट्स और क्रॉप्स का रिलेशन देखें तो आप गेस करिए कि इस बड़े सर्कल को हम क्या कह सकते हैं? Yes, very correct. Plants, और plants में ही crops आते हैं. This means that all the plants are not crops, but all the crops can be plants. उसके बाद में यहाँ पर इसी पेज पर ये बताया गया है कि क्रॉप्स जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि हम अगर अपने फाइबर्स की बात करें, जब हम फाइबर टू फैब्रिक, कॉटन की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, तो वो भी क्रॉप ही है। तो इनको ग्रो करने के लिए अलग अलग फिज़िकल कंडीशंस चाहिए होती है, अलग अलग सॉइल टाइप चाहिए होगा, या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हो सकती है? अलग अलग टेम्परेचर। यस, मीन्स जो क्रॉप्स साउथ इंडिया में ग्रो होंगे वो शायद नॉर्थ इंडिया में नहीं होंगे, जो ईस्ट में ग्रो होंगे वो वेस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि सबकी क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, उनका रेनफॉल वेरिएशन बहुत डिफरेंट है। यानी अगर हम हमारे इंडिया की, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, तो जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो क्लाइमेट पे, या मैं कह दूं कि सीज़न पे बहुत डिपेंड करता है। वाई? बिकॉज शायद अभी हमारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग इरिगेशन सिस्टम नहीं है। हम अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर अपने वाटर सप्लाईज़ के लिए, अपने क्रॉप्स की वाटर सप्लाई के लिए। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सीज़न को देखकर क्रॉप्स को ग्रो करना होता है। ऑफ कोर्स एरिया की जो टोपोग्राफी है, जो एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखेगा। तो इस पेज पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस लगेगी उसकी बात की गई है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज कर लें, अगर चाहें तो ये पेज रीड कर लें और फिर ये छोटा सा सेल्फ असेसमेंट लें। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्रॉप। इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यस, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Second question क्या हो सकता है? What are the climatic factors
विच अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं. वेरी करेक्ट. द क्लाइमेटिक कंडीशंस like temperature, humidity and rainfall will affect crop production. अगर आपने दोनों ही आंसर्स बहुत आराम से दे दिए हैं तो जल्दी से स्माइल कर लीजिए एंड बी हैप्पी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजन्स की. तो जो नेक्स्ट पेज पर बात की गई है वो है कि जो क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं स्पेशली वो 2 सीजन्स के हिसाब से ग्रो होते हैं. कुछ क्रॉप्स जो हैं वो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, कुछ विंटर सीजन में होते हैं. ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो समर्स में भी ग्रो होते हैं. लेकिन मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 2 कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं. वो है नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स की कैटेगरी है जिन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आपने कभी पैडी फील्ड देखा हो, पैडी का मतलब होता है राइस, अगर राइस को ग्रो करते हुए देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से राइस ग्रो होता है, कितना सारा पानी चाहिए होता है. अगर हमें इंडिया में इतना पानी चाहिए तो हमें राइस को कौन से सीज़न में ग्रो करना होगा? ऑफ कोर्स रेनी सीज़न में. इसीलिए क्रॉप्स जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन जिन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है या जिन्हें सिर्फ रेनी सीज़न में ही ग्रो करना ज़्यादा बेटर होता है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. और ये जनरली जून और सितंबर के बीच में ग्रो किया जाता है. दूसरी तरफ अगर हम वीट की तरफ देखें या ग्राम को देखें, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड ऑयल्स को देखें तो ये जो क्रॉप्स हैं इन्हें थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ड्राई सीज़न चाहिए होता है, प्लस बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती. तो लो टेम्परेचर और ड्राई सीज़न कब मिलेगा? लगभग विंटर सीज़न में. यस, जो कि इंडिया में करीबन अक्टूबर टू मार्च रहता है. तो ऐसे प्लांट्स जो विंटर सीज़न में ग्रो होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीज़न में ग्रो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स. यस, ऑफ कोर्स कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स होते हैं जो कि समर्स में भी ग्रो किए जाते हैं. इस टॉपिक पर लगभग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे नंबर 1 होता है डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स फॉर ईच. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. दूसरी तरफ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन. तो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? बिकॉज it requires a lot of water which is actually available in the rainy season in India. Yes, because still we depend on rainfall. कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाएं तो वो भी ये पूछ सकते हैं कि why wheat is being grown in winter season, why wheat is included in the category of rabi crops. तो ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं. ज़्यादातर जो है वो डिफरेंसेस पूछते हैं, एग्जाम्पल्स पूछते हैं या फिर उनके रीजंस पूछते हैं क्यों वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. और ये बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बात करता है 7 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि हर फार्मर प्रैक्टिस करता है टू ग्रो द क्रॉप. हर फार्मर को ये स्टेप्स करने ज़रूरी होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई क्रॉप ग्रो करना है, अगर हम फार्मर हैं और हमें कोई क्रॉप को ग्रो करना है तो इज़ इट बेटर कि मैं फील्ड में जाऊँ, मैं फार्म में जाऊँ और आई स्टार्ट सोइंग द सीड्स? विल इट बी ओके मैं जाते ही सीड्स को ग्रो करना शुरू कर दूँ? नो. तो फर्स्ट स्टेप जो हमें करना होगा वो सोइंग का नहीं होगा, बल्कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि सॉइल बिल्कुल रेडी नहीं है सीड्स को सो करने के लिए. सोइंग मीन्स सीड्स को ग्राउंड में अंदर डीप डालना है ना, ताकि वो जर्मिनेट हो सके. तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा. अब सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? उसे टर्न करना, उसको लूजन करना. और आपने देखा होगा कि टर्न और लूजनिंग अलग अलग इक्विपमेंट से की जाती है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. बट
पहला क्वेश्चन आता है, क्यों हम सॉइल को लूजन करें, क्यों हम सॉइल को टर्न करें, क्यों ना डायरेक्ट जाके और सीड्स को हम बस ग्राउंड में फैला दें और वो ग्रो हो जाएंगे अपने आप। विल दिस बी राइट? नो। सो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों हम टर्न करें सॉइल को और लूजन करें। सोचिए, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि लूजनिंग जो है सॉइल की वो अलाउ करेगी रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। यू रिमेंबर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए भी एयर, वाटर, वार्मथ चाहिए था। तो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए भी एयर चाहिए, रूट्स को ग्रो करने के लिए भी एयर चाहिए, क्योंकि रूट्स भी ब्रीथ करती है, हमने देखा है प्लांट्स के चैप्टर में। सो जब रूट्स डीप जाएगी तब भी वहाँ पर एयर चाहिए उसे ब्रीथ करने के लिए। तो ये जो लूजनिंग और जो टिलिंग ऑफ द सॉइल है, ये हेल्प करेगी रूट्स को और सीड्स को ब्रीथ करने में। प्लस जो फार्मर्स के हेल्पर्स हैं जैसे अर्थवर्म और माइक्रोब्स, वो भी बहुत आसानी से वहाँ पे ब्रीथ कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो मिनरल्स हैं जो डीप चले जाते हैं, तो वो भी टिलिंग से और लूजनिंग से ऊपर आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ्स हैं अगर आप ध्यान से इन्हें पढ़ें तो ये वही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो रीडिंग भी साथ साथ में आप चैप्टर्स की करते जाइएगा जो हम बात कर रहे हैं। यस। अच्छा, उसके अलावा जो डीकम्पोजर्स हैं, यस, जो मेन्योर और या मैं कह दूं कि जो ह्यूमस ऐड करते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, वो सभी यहाँ पर आराम से ग्रो हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर्स हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। आप इस वीडियो को पॉज करके ये पेज रीड करिए और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। यस, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो सिंपल 1 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर ऑर्डर में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिक स्टेप्स लिखने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर आता है, नेम द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इज इट सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? यस, इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये MCQ में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वाई डज द सॉइल नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर सोइंग द सीड्स? तो जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। नंबर 1 सीड्स के लिए, रूट्स की ब्रीदिंग के लिए। नंबर 2 है अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रॉपर हो। जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो वापस से हमारे टॉप पर आ जाए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प द क्रॉप टू ग्रो? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया है। यस। देन उसके बाद पूछ सकते हैं कि हाउ द टॉप सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो देखिए, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। सो हाउ दीज टॉप सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमस। फिर एक और थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इफ अ फार्मर डज नॉट प्रिपेयर द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स? तो क्या क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप आपने आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे और आपके फेस में स्माइल आ गई होगी एंड यू विल बी हैप्पी फॉर दिस। और इसी हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी इक्विपमेंट्स की जो कि टिलिंग, या मैं कह दूँ प्लोइंग, या कह दूँ उसको लूजनिंग या टर्निंग ऑफ द सॉइल, कुछ भी नाम दे दूँ, मतलब इन चारों का एक ही है जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ जो सॉइल है उसी को हम टिलिंग बोलते हैं, उसी को हम प्लोइंग बोलते हैं। और यही प्लोइंग से वर्ड आ जाता है प्लो। तो प्लोइंग किससे करेंगे?
प्लो से करेंगे। आपने इंडियन मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी हिंदी मूवीज़ में किस तरह से हल चलाया जाता था। अभी भी छोटे गांव में ये काम में लिया जाता है, लूजनिंग करने के लिए, टर्निंग करने के लिए सॉइल को। इसको हम टिलिंग बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, द डेफिनेशन ऑफ टिलिंग एंड प्लोइंग। सो टिलिंग एंड प्लोइंग इज़ नथिंग बट लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ओके, उसका हमने देखा ही था इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है। अब कौन से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो हमने देखा है ये प्लो यूज़ किया जाता है। प्लो का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दे ही रखा है। ओके, आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से शाफ्ट होता है एक, और किस तरह से प्लो शेयर होता है जो सॉइल में जाकर उसे लूजन करता है। आजकल ये ट्रैक्टर से भी किया जाता है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल जो है, या टिलिंग एंड प्लोइंग जो है, वो ट्रैक्टर्स के थ्रू भी होने लग गई है। आगे थोड़ा सा और अगर डीप में जाए यहाँ पर, तो समझ में आता है कि जो फील्ड होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, इसमें सिर्फ सॉइल नहीं होती है, बल्कि कभी कभी बहुत बिग क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, जिसे हम क्रम्स बोलते हैं। ओके, सो ये डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है, व्हाट इज़ क्रम्स। ओके, तो ये क्रम्स हैं जिसको हमें लेवलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हम इस तरह से मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। तो लेवलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Now can you tell why the leveling of the field is done? Because it will be beneficial for sowing the seeds and for the irrigation. वाटर देने में भी, वाटर एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाएगा। हम गार्डन्स में भी लेवलिंग करते हैं, आपने देखा होगा। तो जो लेवलिंग ऑफ द सॉइल है वो ज़्यादातर लेवलर से किया जाता है, और वो लेवलर एक मशीन हो सकती है या ट्रैक्टर भी हो सकता है। ओके, कई बार ड्यूरिंग दिस टिलिंग एंड प्लोइंग मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है, ताकि मैन्योर भी अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स हो जाए, और फिर सॉइल को मॉइशन भी कर देते हैं सोइंग के बाद में। ओके, तो कई इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किया जाता है। इन इक्विपमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में यहाँ पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लो एंड व्हाट इज़ होई। तो ये जो होई एंड प्लोई की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कैसे होई और प्लो यूज़ किया जा रहा है, लेवलर कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्वियस बनता है वो है कि नेम द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड लेवलिंग द सॉइल। तो आपको सिर्फ इक्विपमेंट नेम करना है। बहुत ही इजी आंसर है इसका। क्या हो सकता है? यस, प्लो हो सकता है, लेवलर हो सकता है। देन डिफाइन टिलिंग और प्लोइंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। Then it can be the question like why it is necessary to plow the soil before sowing the seeds. तो यहाँ पर हमने जो पहले पेज नंबर 2 पर हमने जो डिस्कशन किया है उसके हम रीजंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेवलिंग द फील्ड। क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? सोइंग के लिए हो सकती है, इरिगेशन के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया ही हुआ है। देन दे कैन आस्क व्हाई मैन्योर शुड बी एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। यस, बिल्कुल सही सोचा है। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। वेरी इजी आंसर। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल। तो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दे रखा है प्लो का, नेक्स्ट पेज पे होई का दे रखा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और इनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से प्लो शाफ्ट होता है, प्लो शेयर होता है, बीम क्या होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कल्टीवेटर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कल्टीवेटर का एज सच डायग्राम नहीं बनाना होगा, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लो एंड होए। यस, कल्टीवेटर का अगर डायग्राम बनाना तो बड़ा इजी तरीके से कुछ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रैक्टर का डायग्राम बनाने के लिए मत बैठ जाइएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रमन स्टार्टेड टिलिंग द ड्राई फील्ड फुल ऑफ क्रम्स।
ये हॉट क्वेश्चन में आ सकता है. ओके, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू हिम फॉर बेटर रिजल्ट्स? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा. वीडियो को पॉज करिए और आंसर दे दीजिए जल्दी से, ठीक है. अगर इसमें आप हैप्पी हैं तो आगे बढ़ते हैं और वही स्माइल के साथ बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जहाँ पर हमने होई की बात करी है और यहाँ पे कल्टीवेटर की बात करी है. तो कल्टीवेटर भी वही है जो कि ट्रैक्टर ड्रिवन होता है और प्लोइंग में हेल्प करता है. यस, अब बात करते हैं सोइंग की. सोइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, बिकॉज़ यही सोइंग में जो गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स यूज़ होंगे, जो गुड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ होंगे, यही तय करेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कितना होगा. इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसे सीड्स चूज़ करने की जो हाई यील्ड दे उन्हें. इसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिशनल टूल, जो कि एक एक्चुअल में फनल शेप का होता है और उसमें पाइप्स लगे होते हैं जिनकी शार्प एंड्स होती है. ये एंड सीधे ही पियर्स करती है सॉइल पे और वहाँ से जो सीड्स हैं वो डायरेक्टली प्लेस हो जाते हैं सॉइल के अंदर. दूसरा जो तरीका है वो सीड ड्रिल का है. सीड ड्रिल जो है वो आजकल एक मॉडर्न तरीका है जो कि टाइम सेव करता है, लेबर सेव करता है और बड़े बड़े फार्म्स में यूज़ किया जाता है. इसके लिए एक्चुअल में ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और जो ट्रैक्टर्स के थ्रू जो सीड ड्रिलिंग की जाती है वो इक्वल डिस्टेंसेस और डेप्थ में होती है. तो क्वेश्चन आता है कि इक्वल डिस्टेंसेस और डेप्थ में करने का क्या फ़ायदा है. प्रॉपर डेप्थ इंश्योर करता है कि सीड्स जो हैं वो प्रॉपरली प्लेस हो गए हों, इस तरह से प्लेस हो गए हों कि आराम से जर्मिनेट हो पाए और दे वुड बी नॉट ईटन बाय द बर्ड्स ईजीली. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अवॉइड करेगा ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को. ओके, और यही प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट देगा, न्यूट्रिएंट देगा, वाटर देगा फ्रॉम द सॉइल. कंपटीशन को एक्चुअली वो कम करेगा. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. अगर हो गई है तो हाथ से भी उसको निकाला जा सकता है. तो यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना कि सीड्स की क्वालिटी और सीड्स का प्लेसमेंट कितना ज़रूरी है. कुछ एक क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सीड से नहीं ग्रो होते हैं, वो डायरेक्टली ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. पहले नर्सरी में ग्रो कर दिए जाते हैं सीडलिंग्स के तौर पे और वही सीडलिंग्स जो है वो फिर ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं मैनुअली फील्ड में. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो राइस के लिए. तो अब अगर आपको सोइंग समझ में आ गई है तो जल्दी से एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं और कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स टू सो द सीड्स. तो फनल एंड सीड ड्रिल आ जाएगा. यस, फनल प्लेस्ड इन प्लो एंड सीड ड्रिल इन ट्रैक्टर्स. ओके, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स टू चेक द वेराइटीज़ ऑफ सीड्स. यस, बिकॉज वही तो तय करेगा कि आपका क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा होगा. नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर सीड्स गुड क्वालिटी के नहीं हुए. प्लांट्स भी प्रॉपर क्वालिटी के नहीं होंगे अगर सीड्स प्रॉपर नहीं होगी. तो प्रोडक्शन के लिए सीड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चेक करना. देन हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ डैमेज्ड सीड्स ऑन अ स्मॉल स्केल. ये तो आपकी मम्मा घर पे बहुत करती होगी, देखा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम्स को ले लीजिए या राइस को ले लीजिए, तो उसको लेते हैं एक बीकर या बोल के अंदर और डिप करते हैं वाटर में. तो कुछ जो सीड्स हैं वो फ्लोट करने लग जाएंगे और कुछ सीड्स सिंक करने लग जाएंगे. तो गैस करिए कौन से फ्लोट करेंगे. जो अंदर से हॉलो है. और हॉलो कैसे हुए, किसी न किसी वजह से हुए होंगे. हो सकता है कि कोई सीड में ही प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी कीड़े ने उसे खा लिया हो. यस, इट कुड बी ईटन बाय सम पेस्ट. तो इसका मतलब जो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं वो डैमेज्ड सीड्स हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोइंग सीड्स बाय अ सीड ड्रिल. ईजी है. यस, ये इंश्योर करता है प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर
डेप्थ को, वो क्यों होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, डू ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सोइंग देयर सीड्स? नो, few are there. Yes, we have discussed few examples like rice and sugar cane. और वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ एक कॉम्पिटिशन में भी पूछ लिया जाता है कि नेम एनी 2 प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन. मतलब पहले नर्सरी में उनको ग्रो कर लिया जाता है, उनके सीडलिंग्स बना लिए जाते हैं, और सैपलिंग्स जो होते हैं वो फिर डायरेक्टली फील्ड में सो कर दिए जाते हैं. देन एक हॉट क्वेश्चन भी बन सकता है, Raman sows too many seeds manually to get the best yield at once. उसने क्या सोचा कि मैं बहुत सारे सीड्स एक बार में डाल दूँ ग्राउंड में ताकि मुझे बहुत सारी यील्ड हो जाए. यस, इज दिस द राइट प्रैक्टिस? व्हाट वुड बी योर सजेशन ऑन दिस? तो इसके बारे में सोचिए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. ठीक है, अगर इससे आप हैप्पी हैं तो जल्दी से स्माइल करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में. और थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ रहे इतनी देर तक. लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट अभी भी बाकी है, इसलिए सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहाँ पर हम स्टेप्स ऑफ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है. प्लीज़ आपके कमेंट्स दीजिए और क्या क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ इन वीडियोस में. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सजेशंस हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं. तो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.